हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ाऊंगी। अगर ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है ज्योमेट्री वर्ड कहाँ से आया। तो ज्योमेट्री आया है, एक ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक के वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो प्लस मेट्री। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजर। ठीक है, तो अर्थ को मेजर करने के लिए हम लोग ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। अब तो ज्योमेट्री का बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होने लगा है, लेकिन सबसे पहले जो ज्योमेट्री का यूज़ हुआ था वो अर्थ को मेजर करने के लिए हुआ था। ठीक है, अब ज्योमेट्री को सबसे पहले ग्रीक देश में यूज़ किया गया। ग्रीक देश में मतलब प्रैक्टिकल तो यूज़ किया जा रहा था, मतलब थ्योरेटिकल सबसे पहले ग्रीक देश में यूज़ हुआ। तो ग्रीक देश में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने यूज़ किया, मतलब मैथमेटिशियन ने यूज़ किया? थेल्स ने। एक मैथमेटिशियन थे थेल्स ने यूज़ किया। तो थेल्स ने क्या कहा, एक सर्कल इज अ बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। आज के समय के लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन पहले के समय के लिए जब किसी को इसके बारे में पता नहीं था, तब ये बहुत मतलब अलग बात थी। मतलब ये कोई इसके बारे में नहीं जानता था। ठीक है, तो उन्होंने ये सबसे पहले ये थेल्स जो वैज्ञानिक थे, क्या नाम था इनका? थेल्स। इन्होंने ये प्रूफ दिया कि जो है सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। सर्कल को डायमीटर के द्वारा दो पार्ट्स में इक्वल बांट सकते हैं। ठीक है, फिर आए पाइथागोरस। ठीक है, फिर आए पाइथागोरस, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पाइथागोरस, इन्होंने भी ज्योमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप किए। फिर इसके बाद आए यूक्लिड ने क्या किया, जो सारे नोन थे, जो इन्होंने क्या कहते हैं, थेल्स और पाइथागोरस ने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे उनको और अपना कुछ मिला करके, ठीक है, एक बुक बनाई जिसका नाम था एलिमेंट। उसके 13 पार्ट्स थे। मतलब उसके 13 चैप्टर्स थे। उसके कितने चैप्टर्स थे? 13 चैप्टर्स थे, जिसमें से प्रत्येक चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं? बुक कहते हैं। ठीक है, यूक्लिड ने एक बुक बनाई जिसका नाम था एलिमेंट। ठीक है, जिसमें 13 चैप्टर थे और प्रत्येक चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं? बुक कहते हैं। अब क्या किया यूक्लिड, अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है यूक्लिड डेफिनेशन। यूक्लिड ने क्या क्या डेफिनेशन दिए, तो यूक्लिड के डेफिनेशन, तो यूक्लिड्स ने क्या क्या डेफिनेशन दिए, ठीक है, वो अभी हम बताते हैं। तो यूक्लिड्स ने सबसे पहले कहा, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट वो है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। अब हम लोग अगर पॉइंट्स को देखें तो ये पॉइंट हुआ ना, इसका कोई पार्ट हम लोग देख सकते हैं? नहीं, इसका कोई भी पार्ट हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले यही कहा, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, मतलब पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता, पॉइंट होता है। जैसे डस्टर का तो है ना पार्ट, ये आगे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है, लेकिन इस पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरा इन्होंने दिया है, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, मतलब एक लाइन जो होती है वो उसकी सिर्फ लंबाई होती है। देखो, लाइन की सिर्फ लंबाई होती है, लाइन की कोई चौड़ाई नहीं होती है। ये यूक्लिड्स की दूसरी डेफिनेशन थी कि लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, लाइन की सिर्फ लंबाई होती है, लाइन की कोई भी चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, फिर तीसरा दिया है इन्होंने, द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो, अगर हम लाइन खींचते हैं तो इसका जो एंड पॉइंट है, लाइन के जो एंड पॉइंट है, ये क्या है? ये पॉइंट ही है ना। लाइन का जो एंड है ये पॉइंट ही है ना। तो इन्होंने तीसरी डेफिनेशन में क्या कहा,
कि द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट, यानी दो, अगर ऐसे देखा जाए तो अगर ये दो बिंदु हैं इनको मिलाते हैं तभी ना एक रेखा बनती है, मतलब एक लाइन बनती है। तो द एंड ऑफ ए लाइन आर अ पॉइंट, यानी ये दोनों क्या है, जो लाइन के जो दो एंड है वो क्या है, एक पॉइंट है। इन्होंने चौथी डेफिनेशन में ये कहा, तीसरी डेफिनेशन में, ठीक है। फिर चौथी डेफिनेशन में इन्होंने कहा ए स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद इन द पॉइंट इटसेल्फ, ठीक है। चौथी डेफिनेशन में कहा लाइन जो होती है वो बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर बनती है। मतलब जैसे कोई भी लाइन है, जैसे ये लाइन है तो ये कैसे बनी होगी, बहुत सारे पॉइंट्स को ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाया होगा तब ये जो ये लाइन बनके तैयार हुई होगी। तो इन्होंने चौथी डेफिनेशन में ये कहा कि जो लाइन जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर बनती है, ठीक है। फिर फिफ्थ डेफिनेशन क्या है इनकी, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। तो फिफ्थ डेफिनेशन में इन्होंने कहा एक सरफेस जो होता है, जैसे ये सरफेस है, तो सरफेस जो होता है उसकी खाली लेंथ और ब्रेड्थ होती है, ठीक है। ये जैसे ये इसकी लेंथ हो गई और ये क्या हो गई, इसकी ब्रेड्थ हो गई। तो सरफेस की खाली लेंथ और ब्रेड्थ होती है, ठीक है। पांचवा हो गया। अब सिक्स डेफिनेशन उन्होंने कहा द एजेस ऑफ सरफेसेस आर लाइन। तो देखो ये जो सरफेस है इसके जो किनारे हैं, मतलब इसके जो एजेस है वो लाइन ही है ना, ये क्या है, ये एक लाइन ही है ना, ये भी क्या है, एक लाइन है। इसके जो एजेस है वो एक लाइन ही है ना। तो इन्होंने सिक्स डेफिनेशन में यही कहा कि द एजेस ऑफ सरफेसेस आर लाइन, ठीक है। फिर सेवेंथ डेफिनेशन, ए प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद इन द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। तो सेवन डेफिनेशन उन्होंने कहा जो एक प्लेन सरफेस होता है इसके अंदर बहुत सारी लाइन होती है। जैसे ये प्लेन सरफेस है इसके अंदर बहुत सारी ऐसे लाइन होगी, ऐसे लाइन होगी, बहुत सारी होगी, और उन्हीं सब लाइंस को मिला के ये क्या बन गया, एक प्लेन सरफेस बन गया, ठीक है। अब यूक्लिड्स ने ये 7 डेफिनेशन दी थी, इन 7 डेफिनेशन को हमें याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद यूक्लिड्स के एक्सियम्स हमें पढ़ने हैं। यूक्लिड्स के एक्सियम, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एक्सियम और पोस्टुलेट्स क्या होता है, ठीक है। तो पोस्टुलेट जो होता है, पोस्टुलेट ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, पोस्टुलेट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं होता। मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, मतलब वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है। तो जो ज्योमेट्री में जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उनको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स, ठीक है। ज्योमेट्री में जो यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पोस्टुलेट्स, ठीक है। अब एक्सियम क्या होता है, तो एक्सियम भी क्या होते हैं, एक्सियम भी क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ ही होते हैं। एक्सियम भी क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ ही होते हैं। लेकिन एक्सियम यूनिवर्सल ट्रूथ किस, जैसे पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री के लिए होते हैं, एक्सियम पूरे जनरल मैथ्स के लिए होते हैं। जनरल मैथ में जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियम बोलते हैं, ठीक है। अब यूक्लिड के 7 एक्सियम्स भी थे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड एक्सियम्स। यूक्लिड के 7 एक्सियम थे। तो पहला एक्सियम क्या है, थिंग आर ईच विच आर इक्वल टू द सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर। देखो पहला एक्सियम यूक्लिड ने दिया, थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो देखो अगर A B के इक्वल है, ठीक है, और ये जो C है ये भी B के इक्वल है, तो देखो A और C आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, A भी B के इक्वल है, C भी B के इक्वल है, तो A और C आपस में इक्वल हो गए कि नहीं। यही यूक्लिड ने कहा है, जो थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, क्योंकि A भी B के इक्वल है, C भी B के इक्वल है, तो A भी C के A को C के भी इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने अपने पहले एक्सियम में
यही कहा। सेकेंड एक्सियम क्या था यूक्लिड का? सेकेंड एक्सियम था इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर इक्वल्स में इक्वल एडेड किया जाए तो होल्स आर इक्वल होता है। जैसे 3 इक्वल है 3 के, ठीक है, 3 इक्वल है 3 के, 3 में कुछ ऐड कर देते हैं, मान लो 2 ऐड कर देते हैं और इधर भी 2 ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा और इधर भी 5 मिलेगा। तो जब इक्वल में हम लोगों ने कुछ इक्वल ऐड किया, इक्वल में जब हम लोगों ने कुछ इक्वल ऐड किया तो हमें इक्वल ही मिला ना। 3 और 3 आपस में इक्वल थे, इसमें हमने कुछ ऐड